आज अभी तक सारे लोग आए नहीं हैं। अच्छा बच्चों, सुनो सुनो सुनो। एक बात मेरे को ध्यान आई। अ, जो डिस्कशन है वो आज नहीं होगा, ठीक है। डिस्कशन वी विल डू ऑन संडे। संडे को आप लोगों का देयर इज अ सॉरी, सैटरडे को हम हमारा डिस्कशन होगा। वी विल ओनली डू डिस्कशन ऑन सैटरडे। सैटरडे को मेंस और एडवांस का क्लास अलग अलग रखा गया है, और वो इसीलिए रखा गया है कि उस दिन डिस्कशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी आर नॉट डूइंग एनी डिस्कशन। आई जस्ट रिमेम्बर्ड दिस वीक्स प्लान। तो not on Sunday, Saturday there is a separate mains and advanced class, right? So on Saturday we will have the discussion, ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और एक हेक्सागन वाला क्वेश्चन मैंने लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन वही था हमारा, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए क्या, फिर से एक और हेक्सागन का क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस कि ये ए बी सी डी ई एफ चार कॉर्नर्स हैं, और ए पे चार्ज पॉजिटिव क्यू, बी पर पॉजिटिव क्यू, सी पर पॉजिटिव, तीनों पे पॉजिटिव क्यू, और डी पे माइनस क्यू, ई पर माइनस क्यू, और एफ पर भी माइनस। पहले तीन लगातार पॉजिटिव चार्ज, फिर तीन लगातार नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए। हमें पता करना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। या सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। नहीं, ये नहीं कराया था। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया था, ये उससे थोड़ा सा अलग।
डायरेक्शन भी बताओ बेटे, डायरेक्शन क्या आएगी? देखो ये एक रेगुलर एग्जाम, ए बी सी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, और डी ई एफ यहाँ पे 3 नेगेटिव। और देखो हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक, अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, जो ए पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस डायरेक्शन, बी वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसे, सी वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे। ठीक है, और फिर डी का अगर बात करूं तो डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी की तरफ ही होगा। ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की तरफ होगा, और एफ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एफ की है। ये सारे वेक्टर्स बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। मान लेते हैं एक का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, ई है, तो दूसरे का ई, सबका ई ई हो जाए। ठीक है, अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये ई और ई ऐड होकर के 2 ई हो जाएंगे, तो हमारे पास देखो 3 वेक्टर्स ऐसे मिल गए। एक वेक्टर तो मेरे को मिल गया 2 ई मैग्नीट्यूड का, एक और उसके साथ 120 डिग्री एंगल बनाते हुए एक और 2 ई मैग्नीट्यूड का, राइट। और अब देखो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, ये 2 ई और 2 ई वाला, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 2 ई cos 60 प्लस 2 ई cos 60, तो वो आ जाएगा 4 ई cos 60 डिग्री, और 4 ई cos 60 डिग्री को हम फिर से 2 ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये ओ ई डायरेक्शन में ही इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, वो 2 ई मैग्नीट्यूड का ही आ गया। अच्छा, एक 2 ई मैग्नीट्यूड का वेक्टर वहां पर ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी बेटे, कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई पॉइंट की तरफ आ जाएगा, इट विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट ई, और उसका मैग्नीट्यूड को मैं ई के टर्म्स में लिखूं तो 2 ई प्लस 2 ई, यानी उसको मैं कितना लिख पाऊंगा 4, वेयर व्हाट इज ई, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज बिकॉज ऑल दीज डिस्टेंसेस आर ए, है ना, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन में। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट को हो जाएगा 4
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा ये अच्छा। ये बात समझ में आई भाई सब लोगों को? अगले पेज पे चल रहे हैं भाई। 1 मिनट सर। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है बच्चों के, जब हम वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो वर्टाइसेस को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो ट्राइंगल बनते हैं ये सब के सब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। और उसका कारण क्या होता है, ये सारे एंगल 60 60 60। देखो ओवरऑल हमको पता है कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री, राइट। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी हर साइड सेंटर पे 60 60 डिग्री एंगल सेपरेट कर रही है। दूसरा, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, यानी ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। ये 60 है, इन दोनों का सम 120 से बराबर बराबर। ये सबके सब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर ये ए है तो ये दोनों साइड लेंथ भी ए आएंगी। ये सब कितनी आएंगी, A। समझा भाई? किसी ने पूछा था ये डिस्टेंस ए कैसे आया, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये जो बात हुई ये हुई किसकी वजह से, दिस इज बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना। कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, वो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये हमने अभी अभी देखा। अब हम बात करते हैं क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक।
intensity of electric field due to continuous charge distribution. और continuous charge distribution में जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट मतलब एक वायर है, इस वायर पर पूरे वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इस वायर के लिए हम पैरामीटर एक डिफाइन करते एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली लैम्डा बराबर होता है dq बाई dl के। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। मतलब इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट मैं कंसीडर कर लूं जिसकी लेंथ है dl, उस पर चार्ज है dq, तो dq अपॉन dl को क्या कहूंगा, लैम्डा, या d उसके चार्ज को लिख सकता हूं लैम्डा dl। और हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, मतलब ये dl लेंथ का टुकड़ा आप कहीं पर भी पूरे वायर पर कंसीडर कर लो, ठीक है। जब आप dq बाई dl निकालोगे तो हर जगह पर वो वैल्यू सेम आएगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ऐसा जो वायर है, ये वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट करेगा, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इस वायर को कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ माने, और हर पार्ट को एक पॉइंट चार्ज के जैसा मान लेते हैं, है ना। मतलब हम क्या करें कि ये जो P पॉइंट से मैंने वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मान लो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर O है, तो इस O पॉइंट से मैं कुछ x डिस्टेंस पे जाता हूं, ठीक है। I move at a distance x from the point O, और x डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करता हूं जिसकी लेंथ है dx। इस छोटे से टुकड़े का चार्ज अगर मैं dq बोलता हूं तो dq को मैं लैम्डा के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्या लैम्डा dx लिख सकता हूं इसको। लैम्डा बताता है 1 मीटर लेंथ पे चार्ज, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। अब इतना सा जो वायर का टुकड़ा है इसको हम एक पॉइंट पार्टिकल की तरह से मान सकते हैं, और ये पॉइंट पार्टिकल P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ ऐसी डायरेक्शन में ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो। क्या ये बात समझ में आती है हमें? अच्छा, वायर के बारे में हमें और पैरामीटर्स भी दिए गए हैं। वायर के बारे में हमें ये भी कहा गया है कि ये जो वायर का अपर एंड है ना, वो पी पॉइंट से जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है θ1, और जो लोअर एंड है उसको जब ज्वाइन करते हैं पी पॉइंट से तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है θ2। ये θ1 और θ2 हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो टुकड़ा जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये कुछ फाई एंगल पी पॉइंट पर सबटेंड करता है। दिस एंगल इज फाई, मान लेते हैं। Let us say this angle is phi. अगर ये एंगल फाई है तो क्या मैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को भी फाई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? इस एंगल को भी मैं फाई बोल सकता हूँ। ये टुकड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं डीई कहूं तो डीई की वैल्यू को क्या मैं के डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डी क्यू की यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ? तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा? ठीक है। अब देखो, ऐसे जब हम अलग अलग एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे तो वो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है तो इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ऐड करना पड़ेगा। ध्यान दो, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप ई रिजल्टेंट को सीधा लिख दो इंटीग्रेशन डीई, या ये जो आया है इसको सीधा आप इंटीग्रेट कर डालो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना गलत होगा, ठीक है, घोर अपराध है, ये जघन्य पाप है। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई ये जो अलग अलग डीई बनेंगे ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे नहीं ऐड की जा सकती। तो ऐड करने के लिए क्या करें? ऐड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। वेक्टर को कैसे ऐड करें? कंपोनेंट कर लेते हैं उसके। तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा डीई का, ठीक है। उस एक्स कंपोनेंट को हम कह देंगे कितना, डीई कॉस फाई, और एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा। उस वाई कंपोनेंट को कह देंगे कितना, डीई साइन फाई। ठीक है। अब सारे x कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होंगे, सारे y कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होंगे, तो उनको अब आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट विल बी इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस फाई। ऐसा किया जा सकता है। हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, डीई की वैल्यू पुट कर दें। डीई कितना था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई। डी क्यू की भी वैल्यू पुट कर दो। डी क्यू को लिख दो यहां से लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में cos फाई भी है तो cos फाई की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसको भी x और r के टर्म्स में पुट कर दें तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो cos फाई ये एंगल है, तो बेस मतलब r अपॉन हाइपोटेनियस मतलब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा r dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x पे लिमिट मुझे लगानी पड़ेगी, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगाऊं मैं, देखो ये जो अपर, मेरे को x को ऐसे वेरी करना होगा कि मैं लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक जा पाऊं, लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक जा पाऊं। तो देखो x यहां लाने के लिए तो x को 0 रखना पड़ेगा, इसके नीचे जाने के लिए x को नेगेटिव रखना पड़ेगा। कितना नेगेटिव रखना पड़ेगा, ये जो पूरी वैल्यू है, क्या इसको r tan थीटा 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो x को मैं कहां से कहां तक वेरी कर दूं, -r tan थीटा 2 से लेकर के +r tan थीटा 1 तक मैं x को वेरी कर देता हूं, तो पूरा वायर कवर हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है सबको, यहां तक क्लियर है बच्चों। ओके, अब अगले पेज पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी अगले पेज पे चलते हैं, है ना। अच्छा लिख लो, चलो लिखो इसको, कुछ लोग लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए भाई क्या है, ये इंटीग्रेशन कैसे करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया है k लैम्डा r dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 फ्रॉम -r tan थीटा 2 से +r tan थीटा। अब देखो x और r में क्या रिलेशन है, अगर हम पिछले डायग्राम में जाकर के देखें, तो क्या मैं x को r tan फाई ऐसा लिख सकता हूँ।
x को हम लिख सकते हैं r tan phi। तो dx कितना हो जाएगा? क्या dx को r sec स्क्वायर phi d phi ऐसा लिख सकते हैं? dx को लिख सकते हैं r sec स्क्वायर phi। अब देखो, जब हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बेसिकली फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, ये पिछले पेज पे देखना पड़ेगा। फाई को हम वेरी करेंगे -θ2 से θ1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? -θ2 से θ1 एंड k लैम्डा, r को तो r ही रहने दें, r तो कांस्टेंट है। dx को रख दें r sec स्क्वायर फाई d फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2। तो क्या होगा बेटे? k लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर फाई d फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई की पावर 3/2। तो इसको r क्यूब sec क्यूब फाई ऐसा लिख सकते हैं। एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम -θ2 टू θ। ये क्या हो जाएगा? इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका बन जाएगा -θ2 से θ1 k लैम्डा बाई r, ठीक है, और cos फाई d फाई ऐसा, ठीक है। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin फाई। और मैं लिमिट्स रखने वाला हूँ -θ2 से θ1 तक। तो लिमिट्स रखने के बाद ये कैसा हो जाएगा बेटे? क्या इसको हम ऐसा लिख पाएंगे? k लैम्डा बाई r sin θ1 यानी कि k लैम्डा बाई r sin θ1 प्लस sin θ, ये x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। x component of electric field will be k lambda by r sin θ1 plus sin θ। How it became θ1 and θ2? r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई कैसे आया? θ1 θ2 में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये कुछ डाउट्स हैं बच्चों के। y, एक बच्चे ने सिर्फ y भी लिखा था। y में मेरे ख्याल से उसको इस चीज में आपत्ति है कि आपने ऐसा क्यों किया है ना, इस तरह से क्यों, ये हमने ऐसा क्यों किया, राइट? अब देखो ध्यान दो कि भाई सिंपल सा इसका रीजन है, वी वांट टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, है ना। जो भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है या वेरिएबल चेंज किया जाता है, देखो
यहाँ पर जब मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन का लिखा हुआ था मैंने, इन दिस एक्सप्रेशन my variable of integration was x, but in terms of x the expression was very complicated, right? तो हमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मन हुआ, ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको इंटीग्रेशन में बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, क्या किया, x को r tan phi सब्स्टिट्यूट किया। देखो सोच क्या थी हमारी कि जब x को मैं r tan phi सब्स्टिट्यूट करूंगा ना तो क्या होगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया था। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 + tan² phi बन जाएगा, जो sec² phi बन जाएगा, मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 3/2 पावर करेंगे तो स्क्वायर की पावर 3/2 तो क्यूब बन जाएगा, यानी ये जो 3/2 v/2 टाइप की टर्म आ रही है ना वो चली जाएगी कम से कम। डेनोमिनेटर में इतना गंदा एक्सप्रेशन तो बहुत बेकार है, उसको हटाने के लिए हमने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया था। और क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे अगर कोई ऐसे सोचे, तो आप x को r cot phi भी पुट कर, r cot z भी कुछ पुट कर सकते थे, है ना, वैसा भी कर सकते थे, हमने इस तरह से पुट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर ये इस स्टेप से, इस वाली स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आए। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे इक्वेशन को फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एलएचएस में क्या बना, dx/d फाई, और आरएचएस में क्या बन गया, tan फाई का डिफरेंशिएशन sec² फाई। तो फिर मैं डी फाई को आरएचएस में ले गया तो dx की वैल्यू क्या हो गई, r sec² फाई, ऐसी dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद अगला डाउट था कि सर ये लिमिट्स कैसे चेंज हुई। तो लिमिट्स ऐसे चेंज हुई, लिमिट्स कैसे चेंज हुई, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो कि जब हमने ये लिमिट रख रखी थी ना, तो ये किसकी वैल्यू बता रही थी, ये x की वैल्यूज बता, है ना। माई x वॉज वेरिंग फ्रॉम -r tan θ2 से लेकर के +r tan θ1 तक x की वैल्यू वेरी हो रही। अब मेरा वेरिएबल हो गया है फाई, तो मुझे फाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेकर के आनी पड़ेगी। और फाई और x में क्या रिलेशन है, x बराबर है r tan फाई के। तो मैंने लोअर लिमिट, नई लोअर लिमिट पता लगाने के लिए क्या किया, x की जगह r tan फाई रख दिया, और वो बराबर है -r tan θ2 के। तो r से r कट गया, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि फाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, -θ2, है ना। फाई को जब मैं -θ2 रखूंगा तो क्या होगा, x -r tan θ2 हो जाएगा। और उसी तरह से अपर लिमिट पता करने के लिए मैंने क्या किया, r tan फाई को r tan θ1 रख दिया, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, θ1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये होगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर क्या था, आप x को वेरी करा करा करके पूरी रॉड, पूरे वायर को कवर कर रहे थे, और इस वाले इंटीग्रेशन में हमें फाई को वेरी करा करा करके पूरा वायर को कवर करना है। एक बार डायग्राम भी देखो आप, फाई की क्या वैल्यू रखें कि पूरा वायर कवर हो जाए। तो ये एंगल है फाई, है ना। जब फाई को 0 रखोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, फाई की वैल्यू को पॉजिटिव रखोगे तो ऊपर बढ़ते चले जाओगे। नीचे जाने के लिए फाई को नेगेटिव रखना पड़ेगा। कितना नेगेटिव रखना पड़ेगा, -θ2 तक जाना पड़ेगा, और ऊपर कहाँ तक जाना पड़ेगा, +θ1 तक जाना पड़ेगा। इस तरह से फाई को वेरी करा के अगर वायर को पूरे को कवर करना है तो -θ2 से θ1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई गेस आई हैव आंसर्ड all the questions। और कुछ डाउट बचता है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्लियर हो गए सबके, सब्स्टिट्यूशन क्यों किया,
x को r tan phi क्यों पुट किया, dx r sec स्क्वायर phi d phi कैसे आया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बदली। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है जो अभी तक हमने सॉल्व किया उसमें। हाँ देखो, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ फिर से। हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से हमें पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी थी। तो मैंने पी पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर आया पॉइंट ओ पर, ओ से एक्स डिस्टेंस पे गए और एक्स डिस्टेंस पर जाकर के डीएक्स लेंथ का वायर का सेगमेंट मैंने कंसिडर किया। मैंने कहा ये डीएक्स इतना छोटा है कि इसको पॉइंट ही मान सकता हूँ, और इसका चार्ज अगर डी क्यू बोलता हूँ तो डी क्यू बराबर है लैम्डा डीएक्स के। इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो जैसा पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यूब बाई आर स्क्वायर, उस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और पेस्ट इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, है ना। और के क्यू बाई आर स्क्वायर इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और क्या है, इस तरह के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा नाउ, व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन्स, इंटीग्रेशन के पीछे लॉजिक क्या है। हम अलग अलग तरह के एलिमेंट लेंगे ना, कोई एलिमेंट बिल्कुल ओ पॉइंट पे होगा, कोई थोड़ा और ऊपर होगा, कोई और ऊपर होगा, कोई एलिमेंट नीचे होगा। ये सारे एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो हमें क्या करना है बेटे, अलग अलग डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए एडिशन करना, वेक्टर एडिशन करना, राइट। नाउ टू परफॉर्म वेक्टर एडिशन मैंने कंपोनेंट की मदद ली, कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर लिया। ये जो डीई आया था इस डीई के कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। क्या कंपोनेंट आ गए, डीई कॉस फाई एंड डीई साइन फाई, ये दो कंपोनेंट आ गए। डीई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डी क्यू को लैम्डा डीएक्स पुट कर दिया, कॉस फाई की वैल्यू पुट कर दी, ऐसा आ गया। और अब यहाँ पर ये पूरा जो इंटीग्रेशन है, पूरे वायर को कवर करने के लिए ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं ताकि हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो x को बदल बदल करके x ही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जो d के साथ मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे dx आ रहा है, dx आ रहा है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। d फाई था तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन गया फाई। तो x को बदल बदल करके हम पूरा वायर कवर करेंगे। तो x की क्या वैल्यू लेंगे, माइनस आर टेन थीटा टू से प्लस आर टेन थीटा वन तक x को वेरी करेंगे, माइनस आर टेन थीटा टू से प्लस आर। फिर उसके बाद जब हम इधर आए तो पेज नंबर 3 पे आए, ये ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। हमने कहा यार ये इंटीग्रेशन करना तो बड़ा मुश्किल है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2 जैसी टर्म आ रही है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन मतलब x को फाई, एक दूसरे वेरिएबल फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब x को फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस जब आप कर दोगे तो डिनोमिनेटर तो पूरा का पूरा फाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर को भी तो फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में k लैम्डा r तो कांस्टेंट है, तो dx की वैल्यू d फाई के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dx इन टर्म्स ऑफ d फाई, व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाता है। और इस एक्सप्रेशन से फिर डी फाई को आरएचएस में ले जाते हैं, तो डीएक्स की वैल्यू भी डी फाई के टर्म्स में मिल जाती है, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इन सारों को इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। लेकिन अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होंगी, अब एक्स तो मेरा वेरिएबल बचा नहीं कि जो मैं एक्स को माइनस आर टेन थीटा टू से थीटा वन आर टेन थीटा वन तक वेरी कराऊं। अब मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया है फाई, तो मुझे फाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पता करनी पड़ेगी, है ना। और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे पता करी, एक्स के, एक्स और फाई में रिलेशन पता है, तो एक्स की वैल्यू वो पुट कर दी जो लोअर लिमिट थी, तो उससे फाई की वैल्यू पता चल गई माइनस थीटा। फिर एक्स की वैल्यू वो पुट कर दी जो अपर लिमिट यहाँ पर, उससे फाई की वैल्यू पता चल गई थीटा वन। ये ऐसा इंटीग्रेशन किया, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा।
ये फाइनल आंसर हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है इसको x की जगह मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ई परपेंडिकुलर। ये कौन सा कंपोनेंट है देखो जरा, एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन को एक्स बोला है ना हमें, ये डायरेक्शन कौन सी है, वायर के परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन कौन सी बेटे, दिस इज परपेंडिकुलर टू वायर। तो वायर के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। ई परपेंडिकुलर को लिखेंगे के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ई वाई निकालते हैं, ये हो गया है ना, बहुत हो गया ई एक्स, अब ई वाई निकालें। ई वाई कैसे निकालें, तो ई वाई के बारे में बच्चों ध्यान दो, मैंने कहा था ऐसा ई वाई है डीई साइन फाइव, है ना। लेकिन एक बार पेज नंबर 2 पे तुम देखो, डीई साइन फाइव नीचे की ओर आ रहा है, डीई साइन फाइव किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम जनरली कन्वेंशन ऐसा ही लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इधर राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो पॉजिटिव साइड में आ रहा था। लेकिन ये डी साइन फाइव नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो इसको जब मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस डी साइन फाइव लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ई वाई को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी साइन फाइव। ये माइनस साइन फाइव बस इतना बता रहा है कि डी साइन फाइव की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन। अब कितना आ जाएगा ये, माइनस साइन बाहर आ गया, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाइव की वैल्यू पुट करें, तो साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई। तो ये, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही माइनस आर टेन थीटा टू से प्लस आर टेन थीटा। ठीक है बेटे, अब ये हमारे पास हो गया माइनस के लैम्डा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई, और माइनस आर टेन थीटा टू से प्लस आर टेन थीटा। ठीक है, एक्स डी एक्स। अब फिर से अगेन दिस इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो वी सब्स्टिट्यूट x as equal to r tan phi। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dx is equal to r sec स्क्वायर phi d phi। तो जो मेरा y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के लैम्डा, x न्यूमरेटर में आ रहा है उसको r tan phi लिख देता हूँ, फिर dx की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ r sec स्क्वायर phi d phi, और डिनोमिनेटर में भी x को r tan phi पुट कर देता हूँ, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर phi की पावर थ्री बाई, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आया, वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, वो सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव बन जाएगा, उसकी पावर थ्री बाई टू, तो आर क्यूब सेक क्यूब फाइव हो जाएगा।
ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा। और यहाँ पर क्योंकि अब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फाई आ गया है, तो लिमिट्स विल नाउ चेंज फ्रॉम माइनस थीटा टू टू थीटा वन। तो ये आ जाएगा माइनस थीटा टू से थीटा वन आर स्क्वायर tan phi into sec स्क्वायर phi d phi डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर में आ गया आर क्यूब सेक क्यूब। तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई आर माइनस थीटा टू से थीटा वन। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, एक सेक फाई डिनोमिनेटर में बचेगा, वो ऊपर जाकर के कॉस फाई हो जाएगा, टेन फाई इंटू कॉस फाई हो जाएगा साइन फाई। अच्छा, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस फाई। तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा के लैम्डा बाई आर कॉस फाई। और लिमिट्स हमें डालनी होंगी माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा टू। और कॉस माइनस थीटा टू तो थीटा टू ही होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। इसको पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द वायर। है ये बात है। उसके जैसा ही है ना, बस वहां पर लास्ट में cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन बन गया था, यहाँ पे sin फाई डी फाई का इंटीग्रेशन। नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है, वो तो पहले ही नोट कर चुके होंगे ना। ये ना, एक बार ये वाला स्लाइड नोट कर लेने दो भाई लोगों को, फोर वाला, फिर बाद में दिखा देंगे तो प्रीवियस स्लाइड। हो गया बेटे, नोट कर लिया ये?
डू वी हैव टू लर्न दिस डेरिवेशन? नहीं, डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंज करके दे दिया जाता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस केस में क्या है बच्चों, उस केस में हमको डेरिवेशन पे जाना पड़ता है ना। पिछली स्टेप्स पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये रिजल्ट आया क्या था, अब हम क्या चेंज करें ताकि जो चेंज्ड सिचुएशन है, नई सिचुएशन है, उसमें भी हम रिजल्ट डिराइव कर पाए, डेरिवेशन करा। डेरिवेशन एज सच पूछता कभी नहीं है कोई, है ना। यस, वेरिएबल लीनियर चार्ट डेंसिटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमने तो लैम्डा को कांस्टेंट मान लिया, वो लैम्डा को एज फंक्शन ऑफ फाई दे सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली द एंटायर प्रोसीजर रिमेन्स सेम, ओनली थिंग इज जहां जहां पर भी लैम्डा को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए थे, वहां पर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लाएंगे। कैन वी से कि हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो? यस, बिल्कुल। ना सिर्फ डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो, पूरा इंटीग्रेशन ही सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। अब यहाँ ये बात बिल्कुल सभी जरूर है कि पूरा इंटीग्रेशन ही सिंप्लीफाई हो इज अ वेग टर्म, है ना। तो उसको अपन देखें कि यार प्रॉब्लमेटिक चीज क्या थी। तो इंटीग्रेशन में देखो x dx वाज नॉट ए प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर वाज ए प्रॉब्लम, तो इसलिए हमने ऐसा डिनोमिनेटर पे ध्यान रखा। अच्छा, नोट कर लिया बच्चों, अब ये वाला आगे बढ़े। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। और मैं इस रिजल्ट को जो अभी हमने पढ़ा है इसको फिर से लिखूंगा। देखो मैंने क्या पढ़ा है, रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, वो काफी क्वेश्चंस में आता है। एक वायर जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। पी की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, एक अपर पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया वायर से, तो वो एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब वो जो लाइन ज्वाइन हमने करी है उसका नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है कितना, थीटा 1। और इसी तरह से जो लोअर पॉइंट है उसको पी पॉइंट से ज्वाइन करें, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, थीटा। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हमने कहा देखो भाई, दो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक होगा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होगा वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको कितना लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये जो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसमें तो क्या है, दोनों ही एंगल के साइन को ऐड करना है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो जनरली कंफ्यूजन नहीं होता। पैरेलल कंपोनेंट में जनरली कंफ्यूजन होता है
कि सर θ1 किस एंगल को कह रहे हैं, θ2 किसको कह रहे हैं, और फिर cos θ1 माइनस θ2 करें कि cos θ2 माइनस θ1 करें। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है। देखो, जब तुम वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे, है ना, जैसे वायर के पैरेलल ये डायरेक्शन हो गई, राइट। तो इस डायरेक्शन में जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे तो तुम्हें साइन कन्वेंशन भी चुनना होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो तुम किसी भी डायरेक्शन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। जिस भी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानोगे तो उस तरफ जो एंगल बन रहा होगा, ना, जैसे पी पॉइंट के ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है θ1 और नीचे की तरफ एंगल बन रहा है θ2, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ एंगल बन रहा है θ1 और नेगेटिव साइड की तरफ एंगल बन रहा है θ2। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव साइड पे जो एंगल बन रहा है उसके कॉस में से नेगेटिव साइड वाले एंगल के कॉस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव साइड वाले एंगल की कॉस में से नेगेटिव साइड वाले एंगल के कॉस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है बच्चों। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, है ना। पहला एग्जाम्पल तो मैं बिल्कुल सिंपल सा ही ले रहा हूँ। ये वायर है, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, और पी पॉइंट ऐसा है कि एक तरफ एंगल बन रहा है लेट्स से 37 डिग्री और एक तरफ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ऐसा मान लो उन्होंने ही हमको दे दिया। तो हमें पता लगाना है फाइंड ई वेक्टर एट पॉइंट पी, और पी की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर कैसे करें भाई, देखो, ई परपेंडिकुलर जो होगा वायर के परपेंडिकुलर वो एक्स डायरेक्शन की होगी यहाँ। तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करें, के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस θ2। तो θ1 किस एंगल को कहते हैं, जो पॉजिटिव साइड की तरफ होता है। तो पॉजिटिव साइड ऊपर दी गई है यहाँ पे, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30, राइट। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर √3 प्लस 1 बाई, उसके बाद वाई कंपोनेंट की बारी आती है, सॉरी, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 37। तो मैंने यहाँ पर साइन कितना 30, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इज √3/2 and sin 37 degree is 3/, हाँ, मैंने गलती से 30 डिग्री ले लिया। फाई कंपोनेंट कैसे पता करेंगे, फाई कंपोनेंट मतलब बेसिकली ये पैरेलल वाला कंपोनेंट हो गया। तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर cos θ1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो θ1 किससे लेंगे, जो पॉजिटिव की तरफ एंगल बन रहा है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला एंगल को θ1 लेंगे। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos 37। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, के लैम्डा बाई आर 1/2
-4/, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 1/2 होता है 0.5, 4/5 होता है 0.8, तो -0.3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r, तो कॉमन आ गया, और √3/2 प्लस 3/5 आई कैप, और माइनस ऑफ 3/10 जे कैप। 0.3 को जैसा लिखते हैं 3/10। क्या ये बात समझ में आती है? एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर आया? एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आया पॉजिटिव x डायरेक्शन में, राइट, और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आया किधर बेटे? नेगेटिव y डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ गया। अच्छा, ऐसे ही डायरेक्शन में आना भी चाहिए, है ना? क्या y कंपोनेंट नेगेटिव ही आना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये वायर को देख करके फील कर पा रहे थे क्या आप? सॉल्व करने से पहले ही ऐसा फील कर पा रहे थे कि y कंपोनेंट इस केस में नेगेटिव आना चाहिए, है ना? क्योंकि देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो बेसिकली क्या है कि इधर नीचे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला चार्ज ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करने वाला चार्ज कम। क्या ये बात समझ में आती है सबको? नहीं? ओके, वायर को पॉजिटिव लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, यस, पॉजिटिव लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे तो आप क्या है, इस पूरे फॉर्मूला में लैम्डा को माइनस लैम्डा लिख दो, है ना, एज इट इज एक्सप्रेशन लिख दो, आपका आंसर आ जाए। अगर कहीं पे वायर को नेगेटिवली चार्ज दे दिया जाए तो आप लैम्डा को की जगह जो उसकी नेगेटिव वैल्यू है वो पुट कर दो, आपको अपने आप सही डायरेक्शन रिजल्ट में मिल जाए। देखो और एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना? इसमें जैसे जो थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं वो उसकी बात में करो। वो कैसे? मान लो हमसे कहा जाए कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्या है बच्चों? एक वायर है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी लैम्डा, ठीक है, और एक पॉइंट है P जो कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे, ठीक है। अच्छा, वायर खत्म हो गया है, वहां पे पॉइंट P है, ठीक है, और जब मैं ये दोनों एंड्स को ज्वाइन करता हूं तो लोअर एंड का एंगल बनता है 37 डिग्री, और अपर एंड को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मानता है कि एंगल बनता है कुछ 53 डिग्री।
ठीक है, फिर से इधर x लेना है, इधर पॉजिटिव y लेना है। तो आपको क्या करना है, तो इट इज रेनिंग एट माय प्लेस, मेरे जगह पर बहुत तेज बारिश हो रही है अभी, तो माइट बी सम डिस्टरबेंस, काफी तेज हो रही है। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पता करना है। देखिए क्या होगा, अब देखो ये तो बिल्कुल अलग टाइप की सिचुएशन आ गई यार, ये क्या है, ऐसा तो हमने विल बी टेक साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। हाँ देखो, देखो अब क्या है, हमें इसको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला था उसके डायग्राम से इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन करें। तो लुक एट दिस कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसमें सिचुएशन कुछ इस तरह की हुआ करती, ठीक है, ये पॉइंट P है, ऊपर का एंगल थीटा वन है, नीचे का एंगल थीटा टू है, ऐसा, ठीक है। और इसको ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है k लैम्डा बाई r साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, पैरेलल कंपोनेंट आता है बाई r cos थीटा वन माइनस cos थीटा। अब बात क्या है, देखो कि P पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, किया हमने। अब जो थीटा वन एंगल बन रहा है ना, वो लाइन के अपर साइड पे बनना चाहिए था, लाइन के अपर साइड पे बनना चाहिए था, बन भी अपर साइड पे ही रहा है, तो थीटा वन में कोई दिक्कत नहीं है ना, थीटा वन तो हमें 53 डिग्री ही लेंगे। लेकिन थीटा टू बनना चाहिए था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या ये यूं कहूं मैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना चाहिए था, जबकि थीटा टू बन किस डायरेक्शन में रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा टू को क्या मैं -37 डिग्री ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। हम जिधर एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन गया, तो मैं उसको नेगेटिव एंगल ले लेता हूँ। अगर मैं उसको नेगेटिव एंगल ले लूंगा तो ये मेरा काम बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें कई लोगों ने इसको गैस भी कर लिया था, है ना। क्या लेना होगा, 37 को -37 लेना होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, आंसर आज का आपका आ जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k लैम्डा बाई r साइन 53 प्लस साइन ऑफ -37 डिग्री। तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r
sin 53 is 4/5, sin 37 is 3/5, तो ये आ जाएगा k λ/5r। y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे k λ/r cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये हो जाएगा k λ/r cos 53 माइनस cos ऑफ -37 डिग्री। तो cos 53 is 3/5 and cos -37 is same as cos 37, तो वो 3/5 minus 4/5, तो ये -1/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस k λ/5। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख लेंगे बच्चों? k λ/5r कैन बी टेकन एज कॉमन, बच जाएगा i कैप माइनस j कैप। ठीक है, और यही हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन थी भी भाई, कुछ इस तरह की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अभी से। -53 को -53 नहीं बेटे, फिर देखो 53 अपनी ओरिजिनल जगह पे ही बन रहा है, जो स्टैंडर्ड डायग्राम में जिधर बनना चाहिए था उसी के हिसाब से 53 बन रहा। ठीक है, ये जो लोअर एंड जो एंगल सबटेंड करता है वो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है बेटे, 53 तो अपने यूजुअल प्लेस पे ही है ना, तो उसको -53 क्यों लेंगे? आई बस समझ में? नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? हाउ डू वी प्रिडिक्ट दैट y कंपोनेंट विल बी डाउनवर्ड बिफोर कैलकुलेशन? बेटे बहुत आसान है कि देखो ये लैम्डा को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना, और हम क्या कहते हैं कि हम इस वायर को कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ मानेंगे। अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे? देखो जरा, जैसे ये वाला पार्टिकल जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ये क्या, ये कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, राइट, और फिर ये वाला कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, फिर ये वाला कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, इधर वाला ऐसे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस। ठीक है, अब एक बार आप देखो कि इन सब का जब रिजल्टेंट आएगा तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई, है ना? मैं पूरे वायर का कंट्रीब्यूशन देख लिया, वायर यहाँ से और ये इन दो पॉइंट के बीच में ही तो है, और कहीं तो है नहीं, तो सारे एलिमेंट ही वाई कंपोनेंट तो नीचे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट तो नेगेटिव आना ही आना था और एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। -37 वाला कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो बेटे -37 क्यों लिया मैंने, कि वो इसलिए लिया कि इस क्वेश्चन को मैंने स्टैंडर्ड जो मेरा डेरिवेशन वाला डायग्राम था उससे कंपेयर किया। मैंने कहा कि भाई देखो जनरली क्या होता है, पॉइंट यहाँ होता है, अपर एंड जो एंगल बनाता है वो नॉर्मल के ऊपर लाई करता है, लोअर एंड जो एंगल बनाता है वो नॉर्मल के नीचे लाई करता है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में
यहाँ पर तो वायर है ही नहीं, यहाँ पर कोई वायर नहीं है, इतना वायर गायब है। तो अपर एंड तो जहां पर है वहीं पर है, अपने यूजुअल प्लेस पे ही है, लेकिन लोअर एंड इधर होने की जगह यहाँ पे है, तो इसलिए वो एंगल ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अपर एंड जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको तो हम पॉजिटिव ही लेंगे जैसा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन लोअर एंड वाले एंगल को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है उसमें मैंने उल्टा मान के पॉजिटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पर इसे नेगेटिव लेंगे। सेंटर के शिफ्ट होने से फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। सेंटर के शिफ्ट होने से तो क्या फर्क पड़ेगा, बस ये फर्क पड़ेगा कि थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है या थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है ना। दैट विल नॉट अफेक्ट अवर आंसर, है ना। ये जरूर हो सकता है कि वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, जो पॉजिटिव माना फाइनल रिजल्ट हमारा। ठीक है, तो वो तो बस एंगल की वैल्यूज है ना, सेंटर तो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़े, है ना। जो हमने डिराइव किया था उसमें हमने क्या माना था, पी पॉइंट थोड़ा अपर एंड के पास में। ठीक है, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पी पॉइंट जो है वो लोअर एंड की तरफ। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम डेरिवेशन में ही चेंज कर देते, जैसे -θ2 से θ1 तक इंटीग्रेट करने की जगह अब θ2 से θ1 इंटीग्रेट कर दें। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी आप सोच सकते थे कि θ2 से θ1 तक इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, लेकिन भाई देखो, उतना पीछे जाकर के सोचना तो काफी लंबा हो जाएगा ना। तो हमें तो क्या है, ऐसा तरीका ढूंढना है कि वो इंटीग्रेशन वगैरह करना ही ना पड़े। देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि सवाल हमें जल्दी करना है, तो पूरी कोशिश हमारी रहनी चाहिए एग्जाम में, कुल अंतिम मेथड के रूप में हम अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट की तरह से यूज करेंगे उसे, कि अब कुछ नहीं बचा और कोई तरीका ही नहीं बचा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। बाकी केसेस में हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई बिना इंटीग्रेशन के ही काम चल जाए किसी तरीके से। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, अगले पेज पे चलें। देखिए, अभी कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या, अचानक से 6-7 लोग गए। अब देखो, इसमें देखो एक स्पेशल केस आता है कि एक स्पेशल केस इसमें आता है। क्या है वो स्पेशल केस, के वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है,
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो, if the wire is infinitely long, that is like this, and it is uniformly charged, मेरे को किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर इज R। तो क्या होगा, अब इस केस में देखो, जब हम इस P पॉइंट को अपर एंड ऑफ द वायर या लोअर एंड ऑफ द वायर से ज्वाइन करने जाएंगे तो क्या होगा बेटे, अपर एंड या लोअर एंड ऑफ द वायर से ज्वाइन करने जाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल दोनों 90-90 को अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे? बोथ दीज एंगल्स विल अप्रोच 90 डिग्रीज, है ना? दोनों एंगल 90 डिग्रीज को अप्रोच करेंगे। आई कैन सब्स्टिट्यूट θ1 एज π/2 and θ2 also as π/2। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k लैम्डा बाई r sin π/2 plus sin π/2, so that comes out to be 2k lambda by r। This is perpendicular component of electric। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटे, k lambda by r cos π/2 minus cos π/2, so that will turn out to be 0, है ना? इसका मतलब वायर के पैरेलल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा क्या, कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला होगा 2k लैम्डा बाई r। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2k lambda by r n cap, where n cap is unit vector in normal direction to the wire। ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर, अगर मान लो वायर है, कोई भी वायर है और उसके मिड पॉइंट के ठीक सामने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट 0 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाते, ये एंगल भी थीटा होता, ये एंगल भी थीटा होता, तो पैरेलल कंपोनेंट 0 आना ही था, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आता, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो क्या है, लगभग हर पॉइंट ही मिड पॉइंट के जैसा है। हाँ बिल्कुल। देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं कि R इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जगह ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। उस केस में भी यही रिजल्ट मिलेगा कि जैसे मान लो वायर की लेंथ इतनी है, आपको किसी इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इस केस में भी क्या होगा, जब हम इस पॉइंट को वायर के एंड पॉइंट से ज्वाइन करने जाएंगे तो वो एंगल लगभग 90-90 मिलेंगे ना। ठीक है, तो उस केस के लिए भी एप्लीकेबल। नोट कर लिया भैया सब लोगों ने? अगले पेज पे चलें। ओके,
देखो E due to semi infinite wire, देखो चार्ज को अगर वायर पे ही आपने रख दिया, ठीक है, और वायर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डिस्क्राइब किया है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उस पर, ठीक है, नॉट डिफाइंड टाइप का, E ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। लेकिन देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ पर अपन मान रहे हैं कि वायर की थिकनेस बिल्कुल जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो वायर की थिकनेस होती है ना, ठीक है। तो अभी हम बाद में थिक वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा, वो देखेंगे अपन कैसा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बिल्कुल जीरो थिकनेस का तो वायर होता नहीं, यहाँ पे तो अपन जीरो थिकनेस का वायर मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो थिकनेस का वायर होता नहीं है, तो कुछ तो थिकनेस उसकी होगी ही, है ना। तो उस केस में क्या होता है, देयर इज सम चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से देखो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है, इनफाइनाइट वायर ही होता है, लेकिन बस वायर के एक एंड के सामने पहुंच जाते हैं, ठीक है। वायर है इनफाइनाइट लेंथ का ही, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लिख रहे हैं, एट अ पॉइंट which lies exactly in front of one of the ends of the wire, ठीक है, ये r डिस्टेंस। तो अब इस केस में क्या होगा, थीटा वन को जीरो लिख सकते हैं और थीटा टू को पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन जीरो प्लस साइन पाई बाई टू, तो इट विल बी के लैम्डा बाई, और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें, तो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन, तो कॉस जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर के, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के आ जाएंगे, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो दोनों कंपोनेंट बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के आ जाएंगे।
E ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, हम क्या पढ़ रहे थे, E ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। देखो बेटे, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो कोई हमसे कहे कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, ठीक है, कंसिडर टू वायर्स विच आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, और एक का लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दूसरे का लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। Now I have to calculate intensity of electric field at a point which lies on the angle bisector of the angle between these wires and at a distance d, from the point of intersection of these wires. ठीक है, ये दोनों यूनिफॉर्म इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स हैं। हमें पता करना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity at point, find magnitude of electric field intensity at point, तो देखो बच्चों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। भाई पी पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, दोनों वायर्स पे पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये आधे आधे एंगल थीटा बाई टू आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करता है, प्लस वाला जो है वो अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और माइनस वाला जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। ये एंगल थीटा बाई टू है, ये थीटा बाई टू है, ये 90 तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू बनेगा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई टू बनेगा, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा, और तो ये एंगल इसका मतलब थीटा। ये दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड ई के होंगे, राइट। तो अब इनका रिजल्टेंट भी इसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ई रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा बाई टू प्लस ई कॉस थीटा बाई, जहां पर ये ई जो है वो सिर्फ अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन वायर है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2k लैम्डा बाई आर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से ऐसा होता है, और ये हो जाएगा 4k लैम्डा कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई आर। आर को क्या लिख देंगे बच्चे, आर होता है ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बाई टू है, तो ट्राइंगल में देखो आप, साइन थीटा बाई टू बराबर है आर बाई डी के,
तो r हो जाएगा d sin थीटा बाई, तो r को मैं लिख देता हूँ d sin थीटा बाई यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4k लैम्डा बाई d इंटू कॉट थीटा बाई, ऐसा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आती है भाई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, और देखिए, देखो क्या किया हमने, ये दो वायर्स दिए हुए थे, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी थी। पॉजिटिव वायर ने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस किया। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर किधर प्रोड्यूस करता है? जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर गिरा दो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर प्लस लैम्डा है तो अवे, और माइनस लैम्डा होगा तो टू वॉट्स, राइट? इस तरह से ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो प्लस वाले लैम्डा ने अपने से अवे प्रोड्यूस किया, माइनस वाले ने अपनी तरफ प्रोड्यूस किया, और इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही आ जाएगा, है ना? वो हम ऐसा देख सकते हैं भाई, देखो वायर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो वायर के जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, और ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट इनके भी एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों का एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, ई कॉस थीटा बाई टू प्लस ई कॉस थीटा बाई, तो आ गया टू ई कॉस थीटा बाई टू। और एक वायर की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ई है, तो उसको 2 के लैम्डा बाई आर लिख दिया। अब आर क्या होता है? आर ये वाली डिस्टेंस होती है, हमें ये नहीं दिया हुआ, हमें तो ये डी दिया हुआ था, लेकिन ये एंगल पता है, तो उससे आर और डी में रिलेशन आ गया, आर इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई, रख के मेरे पास। क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको? ओके, देखिए अब इसमें पाई एंगल बिटवीन वायर वाज डिवाइडेड इक्वली, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ना कि एंगल बाइसेक्टर पे ही पता लगाना है, P lies at the angle bisector, this was given in the problem। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या होता है, एक बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट याद रखो, ये होती है न्यूटन पर कूलम, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो इससे हमें फोर्स पता लगा सकते हैं, ठीक है? F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट? तो जैसे कि ये कोई वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है? और इसके सामने एक क्यू चार्ज का पार्टिकल है जिसका मास m है, हमें ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, हमें पूछा जाए कि अगर कल इस वायर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ बता। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं बच्चों। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ होता है 2 पाई बाई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब एंगुलर स्पीड इसकी कैसे पता लगाएं बच्चों? क्या होता है, एंगुलर स्पीड से डिसाइड होता है कि इसको कितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए या कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर ग्रेविटी तो है नहीं, वायर ही है, वायर ही इस पे फोर्स लगाएगा,
ध्यान दो, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस डायरेक्शन, नहीं अपनी तरफ करेगा कि नहीं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज वायर और ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पर जो फोर्स लग जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स हम इस स्मॉल क्यू पे लिख रहे हैं ना, तो स्मॉल क्यू हो गया टेस्ट चार्ज, और किसकी वजह से लिख रहे हैं? इस वायर की वजह से लिख रहे हैं, तो वायर हो गया सोर्स चार्ज। तो फोर्स कैसे लिखेंगे? टेस्ट चार्ज का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो होगा 2k लैम्डा बाई आर। और ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है चार्ज पे, तो Q इंटू 2k लैम्डा बाई आर को हम किसके इक्वेट कर देंगे? m ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2k लैम्डा क्यू बाई आर स्क्वायर, या ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई 2k लैम्डा, ऐसा टाइम पीरियड है ना। तो कुछ बच्चों के दिमाग में लेक्चर के शुरू से ही ऐसा चल रहा था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इसका करे क्या, ये आखिरकार है क्या? एम भी आएगा, बिल्कुल एम आएगा। एम कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसका करें क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा ये होता है कि अगर हमें किसी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया है, तो उसके सामने अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उस पर फोर्स आप बड़ी आसानी से फिर बता सकते हो, ठीक है। वरना देखो क्या है, इस चार्ज पे वायर का हर पार्ट फोर्स लगा रहा होगा, है ना। इस चार्ज पार्टिकल पे वायर का हर पार्ट फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होता मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ता? वो इंटीग्रेशन करके दोबारा फोर्स निकालना पड़ता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, न्यूटन पर कूलम में होता है, तो बस अब जो भी चार्ज आए उससे मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक बार की हमें तकलीफ उठानी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर बाद में जो रिजल्ट हमने ड्राइव किए हैं वो यूज होते चले। आई होप ये बात क्लियर हुई सब लोगों को, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। प्रीवियस स्लाइड, हाँ प्रीवियस स्लाइड देख लो। चैट बॉक्स में ही नोट्स सेंड कर दूं बेटे? आज के जो नोट्स है ना वो मैं उसी पे भेज दूंगा बेटे। 22 फिजिक्स हार्बर वाले पे नोट्स भेज दूंगा। 22 फिजिक्स हार्बर जो है अपना, है ना। आज के जो नोट्स है ना वो आपको 2-3 अलग अलग फाइल्स में मिलेंगे, क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन क्या है बीच बीच में डिसरप्ट हो रहा था, तो आई वॉज कंटिन्यूअसली टॉगलिंग बिटवीन वाईफाई एंड माई मोबाइल डेटा। तो उसकी वजह से क्या है, मैं पार्ट्स में नोट सेव करता जा रहा था, कहीं लॉस नहीं हो जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, सारा सेव कर लिया मैंने। अ, लेकिन वो मिलेगा आपको 3-4 फाइल में, तो या तो मैं उसको पहले क्लब कर लूं या सीधे ऐसे ही भेज दूंगा। अगर टाइम मिला तो क्लब करके भेज दूंगा, वरना इंडिविजुअल फाइल, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है।
ओके बच्चों, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय फॉर नाउ। सर, if we don't know electric field, then to solve this question we have to integrate Coulombic force equation, right? Yes, yes, है ना? ठीक है बच्चों, तो फिर अगली क्लास में होमवर्क ऑल्सो आई विल सेंड इट। अभी तो इसी को रिवाइज करो, ये आज के नोट्स ही काफी हैवी